लास्ट टाइम पे क्या चल रहा था आपका? इंडक्टर चल रहा था, है ना? इंडक्टर में श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये लास्ट टाइम पे कर लिया था हमने, है ना? इसमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अगर रेसिस्टेंस आता है तो इंडक्टर में कोई परेशानी नहीं है, सेम संयोजन होता है। अगर श्रेणी क्रम में इंडक्टर दे रखे हैं तो आप सीधा सीधा जोड़ दो। आप जैसे मान ले ऐसे दे दे क्वेश्चन आपका कि 3 इंडक्टर हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उनका मान क्रम से मान लो 20 ओम, 30 ओम, 50 ओम है, तो बताओ टोटल इंडक्टेंस कितना होगा? सीधा जोड़ना है आपको। 20 प्लस 30 प्लस 50 100 हो जाएगा, है ना? तो श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ना है और समांतर क्रम में 1 अपॉन करके जोड़ना है। कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पता है तो इंडक्टर का भी सेम ही होता है। लेकिन यहां पर होता क्या है कि इंडक्टेंस जो होते हैं ना, वो एक ही प्रकार के नहीं होते, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सेल्फ इंडक्टेंस, खुद का इंडक्टेंस, और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम सुना है सबने? इसको बोलते हैं अनियन प्रेरण। नाम तो सुना है ना, अनियन प्रेरण। हमने अभी तक जो पढ़ा था ना, अभी तक जो इंडक्टेंस पढ़ा है वो सेल्फ इंडक्टेंस था। कौन सा था? सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको स्वयं प्रेरण बोलते हैं। और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझो आप। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर का नाम सुना है? किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आप कहोगे सर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। और मैं कहूंगा सेल्फ पे भी करता है। आप किस पे कह रहे हो? म्यूचुअल पे करता है। मैं कहूंगा दोनों पे करता है। जब तक आपसे ना कहे कि वो दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है या सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है। सिंगल बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, देखो ट्रांसफॉर्मर में एक बाइंडिंग भी होती है, इसको हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर में तो एक ही बाइंडिंग है, तो म्यूचुअलिंग करेगा तो करेगा किसके साथ? म्यूचुअलिंग के लिए कम से कम दो बाइंडिंग चाहिए। कितनी चाहिए? तभी म्यूचुअल इंडक्टेंस उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो दो बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है ना, ये तो करेगा इस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि दो बाइंडिंग है इसके अंदर, तो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअलिंग होगी, एक दूसरे में क्या होगी? म्यूचुअलिंग होगी। तो आप इस चीज को समझ लो कि जहां पर कम से कम दो बाइंडिंग हो, दो से ज्यादा तो हो सकती है, दो से कम नहीं होनी चाहिए, तो वहां म्यूचुअल इंडक्टेंस उत्पन्न होता है। और जहां सिंगल बाइंडिंग ही है, एक ही बाइंडिंग है, तो वहां तो म्यूचुअलिंग होने का ऑप्शन ही नहीं है, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करेगा। तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन, ट्रांसफॉर्मर किस पर कार्य करता है? ऑप्शन दे दिया सेल्फ इंडक्टेंस, ऑप्शन दे दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस, और नीचे दे दिया बोथ ए एंड बी, और डी दे दिया नन ऑफ दी अबव। अगर दोनों दे दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा नहीं है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आप कहोगे सर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। किस पे करता है? अगर कह दिया आपके दो बाइंडिंग वाला ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो फिर आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। और आपसे कह दे कि सिंगल बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर या ऑटो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो फिर भी नहीं सोचना है, आपको सेल्फ करना है। ओनली क्या करना है? सेल्फ इंडक्टेंस। जब मैं ट्रांसफॉर्मर ओनली ट्रांसफॉर्मर नाम लेता हूं तो उसमें दोनों ट्रांसफॉर्मर हो सकते हैं, या तो टू बाइंडिंग हो सकता है या सिंगल बाइंडिंग हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो कम से कम दो बाइंडिंग चाहिए म्यूचुअलिंग उत्पन्न करने के लिए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस उत्पन्न होने के लिए कम से कम कितनी बाइंडिंग चाहिए? म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्टेंस उत्पन्न होने के लिए कम से कम कम से कम दो बाइंडिंग होना दो बाइंडिंग होना जरूरी होता है।
कितनी बाइंडिंग होनी चाहिए आपकी? कम से कम भाई 2 बाइंडिंग होनी चाहिए। अब देखो मैं 2 बाइंडिंग बना देता हूं। मान लो एक बाइंडिंग तो ये है आपकी, और एक बाइंडिंग आपकी ये है, और आपसे कहें कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है? L2 है। सेल्फ इंडक्टेंस खुद का तो होगा ही होगा ना, और ये दोनों एक दूसरे को जब म्यूचुअलिंग करते हैं तो इनका एक म्यूचुअल इंडक्टेंस उत्पन्न होता है, उसको मैंने मान लिया M है। कितना है? M है। और यहां पर M बराबर जो होगा ना वो होगा K रूट L1 L2, ये होगा आपका। M का मान कितना होगा? M बराबर K रूट L1 L2। अगर मैं यहां से K का मान निकालता हूं तो K बराबर आएगा आपका M अपॉन में रूट L1 L2। अब यहां पर L1 L2 क्या है? ये तो सेल्फ इंडक्टेंस है। क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। L1 L2 क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। यूनिट क्या होगी बताओगे? इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी होगी। इसकी यूनिट क्या होती है? अरे इसकी भी हेनरी होगी। यूनिट चेंज नहीं होती, दोनों की हेनरी होती है, चाहे वो म्यूचुअल हो चाहे सेल्फ हो, है तो इंडक्टेंस ही ना, तो यूनिट तो हेनरी रहेगी। L1 L2 तो क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। M जो है ना ये कहलाता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी यूनिट भी क्या होगी आपकी? हेनरी होगी। और K जो कहलाता है ना ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसको बोलते हैं हिंदी में कपलिंग गुणांक। कपलिंग गुणांक। कोई बताएगा कपलिंग गुणांक की यूनिट क्या होती है? कुछ नहीं होगी। इसकी हेनरी है, इसकी भी हेनरी है, तो हेनरी से हेनरी कट जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। देखो K का जो मान है ना, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, K का जो मान है ना ये कितना होना चाहिए? ये लेस देन इक्वल 1 होता है। K का मान या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा। 1 तो तब होगा, यानी आइडियल कुंडली के लिए। किसके लिए? आइडियल कुंडली। आइडियल कुंडली के लिए K का मान 1 होता है। अगर आदर्श है, आइडियल का मतलब क्या होता है? आदर्श। अगर आदर्श कुंडली है तो ही K का मान 1 होगा, अन्यथा K का मान सदैव 1 से कम होता है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा? कपलिंग गुणांक का मान, कपलिंग गुणांक का मान होता है, मान होता है। ऑप्शन दे दिया A 1.1, बी ऑप्शन दे दिया 1.2, सी ऑप्शन दे दिया आपका 1.5, डी ऑप्शन दे दिया आपका 0.9। क्या करके आओगे? एसएससी जेईएन में पूछा ऐसा क्वेश्चन। देखो कपलिंग गुणांक का मान 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, और प्रैक्टिकल केस में तो 1 से कम ही होता है। आदर्श कंडीशन में 1 से 1 हो सकता है। आदर्श कंडीशन में कितना हो सकता है? 1। तो आंसर क्या आएगा? कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है इसमें। कपलिंग गुणांक का मान सदैव 1 से कम ही होता है। क्यों होता है उसका कारण पता है ना? K बराबर क्या होता है आपका? M अपॉन रूट L1 L2, यही तो होता है। तो M का मान कभी भी L1 L2 के गुणा के अंडर रूट से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि म्यूचुअलिंग के कारण उत्पन्न हुआ इंडक्टेंस जो सेल्फ इंडक्टेंस है उससे कभी ज्यादा नहीं होता है, कम ही होगा, है ना। इसका मान सदैव कम रहता है, इसका मान ज्यादा रहता है, तो 1 से कम ही आता है। अब देखो आइडियल कुंडली के लिए K का मान 1 होता है। पहला नोट तो ये लिख लिया आपने। अब यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, क्वेश्चन वही है। आदर्श ट्रांसफॉर्मर में, आदर्श ट्रांसफॉर्मर में कपलिंग गुणांक का मान कितना होता है? कपलिंग गुणांक का मान होता है, अब क्या नाम दे दिया? आदर्श ट्रांसफॉर्मर दे दिया।
और ट्रांसफॉर्मर में होता क्या है? अरे कुंडली तो होती है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट तो उस ट्रांसफॉर्मर का कुंडली होती है। और आदर्श ट्रांसफॉर्मर बनाना है, कंडीशन आदर्श की पूछ ली आपसे, तो के का मान कितना होगा बताओ? के बराबर कितना होगा? 1 होगा। कपलिंग गुणांक का मान कितना होगा? 1 होगा। अगर आदर्श ट्रांसफॉर्मर है वहां पर भी कपलिंग गुणांक का मान 1 ही होगा। आगे देखो अगर मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास जो हमने कोर यूज करी है, कौन सी यूज करी है? कोर। जो कोर है वो एयर कोर है। कौन सी कोर है? तो उसमें हिस्टेरिसिस लॉस का मान 0 होता है। एयर कोर में हिस्टेरिसिस लॉस होता है, एक आयरन लॉस बोलते हैं, उसका मान कितना होता है? 0 होता है। वो बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसको समझ लो आप, है ना। तो यहाँ पर के का मान कितना होना चाहिए? 1 या 1 से कम होना चाहिए। आदर्श कुंडली में के का मान 1 होना चाहिए। के का फॉर्मूला ये है। आदर्श ट्रांसफॉर्मर में भी के का मान कितना होता है? और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ऐसा आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे करो, आप पहले एक बार लिख लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट इसी में कराऊंगा। ये लिख लो आप।